स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। लेकिन आज सबसे पहले बात होगी रूस और यूक्रेन संकट को लेकर। जिस तरह से रूस का हमला शुरू हो गया है, यूक्रेन की राजधानी कीव पर जिस तरह से धमाके शुरू हो गए हैं, उसके बाद से पूरे बाजार में हलचल मच गई है। और बुलियन और एनर्जी मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। 1000 रुपए से ज्यादा की तेजी हम गोल्ड में देख चुके हैं। ब्रेंट 2014 के बाद पहली बार $100 के पार निकल चुका है, अब $102 के भी ऊपर कारोबार कर रहा है। दूसरी तरफ नेचुरल गैस की बात करें, बेस मेटल्स की बात करें, यहां भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस जहां 6% से ज्यादा की तेजी दिख रही है, वही बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम, निकेल, यहां पर भी 2% तक की तेजी हम यहां पर देख रहे हैं। इसके बाद एग्री मार्केट की बात करें तो यहां भी काफी गिरावट दिख रही है, लेकिन कुछ एग्री काउंटर्स जिसमें कॉर्न है, व्हीट है, यहां पर जबरदस्त तेजी है। क्योंकि व्हीट की अगर बात की जाए तो 29% तक जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें यूक्रेन और रसिया का हिस्सा है। कॉर्न की बात करें तो करीब 20% की हिस्सेदारी रूस और यूक्रेन अकेले रखते हैं, तो उसका असर कुछ एग्री मार्केट पर भी काफी पास ऑन हो रहा है। ग्वारगम आज जबरदस्त बिकवाली यहां पर दिख रही है। ग्वारगम में गिरावट की वजह यह है कि ड्रिलिंग के लिए रूस से ग्वारगम की मांग रहती है, लेकिन अब वो लग रहा है ऐसे संकट के दौर में ग्वारगम की डिमांड यहां पर कम रह सकती है। उसका सीधा खामियाजा यहां पर ग्वार की कीमतों पर दिख रहा है और 5% से ज्यादा की गिरावट आज ग्वारगम में दिख रही है। 11,500 के आसपास इंट्राडे में फिसल चुका है भाव। वहीं ग्वार सीड की बात करें तो 5,800 रुपए के आसपास ग्वार सीड का वायदा भी गिर चुका है। मसालों में भी काफी दिनों की तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली है। 2% से ज्यादा की गिरावट मसालों के काउंटर में दिख रहे हैं। कॉटन की बात करें तो यहां भी बिकवाली है, 1 से 2% तक की गिरावट कॉटन और एनसीडीएक्स कपास में भी देखने को मिल रहा है। तो एक पूरा बाजार पूरा एक्शन के मूड में है, लेकिन फायदा मिल रहा है बुलियन एनर्जी मार्केट को लेकर। चलिए बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ अमित सजेजा जी हैं मोतीलाल ओसवाल से, साथ ही सुगंधा सचदेव हैं रेलिगर ब्रोकिंग की, और आगे नरेंद्र तनेजा जी होंगे जो एनर्जी मार्केट पर अपनी राय रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते कि वांदा इनसाइट्स के फाउंडर वंदना हरी ने क्रूड मार्केट की मौजूदा स्थिति को लेकर क्या कहा है, वो पहले सुन लेते हैं। Of course, crude has had these super cycles and spikes previously. We have seen over $100 prices. More often than not in the recent history, they were driven by strong demand. Now, when you have strong demand, which is being led by strong economic growth, a lot of the economies, certainly including emerging economies like India, have the potential to some extent to absorb those high oil prices. But this is a completely different situation. It's, the economies, India certainly, around the globe are struggling to revive themselves, to regain momentum after COVID. So this coming at a time when economies are struggling with, to regain momentum is, one couldn't think of a worse time for that to happen. Clearly, India's, the oil demand is rebounding pretty fast, post-COVID, and that's happening again around the world as the curbs are being eased. So India is being forced to import more and more crude at hugely expensive prices. It's a huge drain on the country's foreign exchange. It's going to put pressure on the rupee as well. So, I'm sorry, but I just can't see any silver lining in this. We can't expect a demand response in the current circumstances, at least not anything in the short term either. यानी वंदना जी का साफ कहना है कि जो मौजूदा स्थिति है इसमें कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल है और भाव किस तरफ जाएंगे, क्योंकि ये अनयूजुअल सी स्थिति है और इसका क्या असर होगा इंडियन मार्केट पर, कैसे ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से आप अपनी पोजीशन में रीजिग कर सकते हैं। सुगंधा जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से मार्केट के हालात बदल रहे हैं, ऐसे माहौल में ट्रेडर्स को क्या दूर रहने की आप सलाह देंगे, क्या सलाह देंगे मौजूदा स्तरों पर? गुड मॉर्निंग विष्णु, मुझे लगता है ये स्लाइटली कॉशियस रहने की बहुत जरूरत है, पर दूर रहने की जरूरत नहीं है। स्लाइटली कॉशियस ट्रेड लें, अपनी पोजीशन साइज को लिमिटेड रखें, बिकॉज़ अभी जो मेजर नैरेटिव है दैट्स टेंशंस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, यही एक मेजर फैक्टर है जो पूरी मार्केट्स को ड्राइव कर रहा है। हमने रुपी में भी आज सिग्निफिकेंट वीकनेस आते हुए देखी ऑफ ऑलमोस्ट 9.96%, सो दैट इज आल्सो ड्राइविंग कमोडिटी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट्स। इसके साथ साथ देखिए तो मुझे लगता है गोल्ड में भी सेफ हेवन डिमांड इंटैक्ट रहेगी। गोल्ड के प्राइसेस ने 1920 का जो एक क्रूशियल हर्डल था उसको ब्रेक किया है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम सेफ हेवन डिमांड आते हुए देखें
सो मुझे लगता है ये मोमेंटम अभी नियर टर्म में एटलीस्ट कंटिन्यूड रहेगा जब तक ये टेंशंस बनी हुई है और रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी इम्पोज हो रही है। सो इन सारी वजह से गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड मुझे लगता है इंटैक्ट रहेगी। सो मुझे लगता है अभी गोल्ड में सर्टेनली बाइंग करके चल सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 51 to 50। हाई स्टॉप्स रहेंगे 51,000 और हाई साइड पे फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 51,580 एंड देन वी आर आल्सो लुकिंग एट लेवल्स ऑफ अराउंड 52,200 फ्रॉम कमिंग डेज पर्सपेक्टिव। सो मुझे लगता है गोल्ड में भी बाइंग करके चलना सेफ रहेगा। बट यस, बाकी सारे काउंटर्स में स्लाइटली कॉशियस अप्रोच ही अडॉप्ट करें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ही ट्रेड करें। आपको स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा, ओपन पोजीशन ना रखें क्योंकि काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तेजी का ट्रेंड है तो यहाँ पर तेजी की राय दी जा रही है बुलियन और एनर्जी मार्केट में। अमित जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह के मौजूदा माहौल है, जिस तरह का संकट है, ऐसे में क्या आप सलाह देंगे ट्रेडर्स से? जी नमस्कार। देखिए, जो भी कमोडिटीज डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है, चाहे वो एग्री में वीट हो या ग्वार सीड हो, और नॉन एग्री में जैसे नेचुरल गैस हो, क्रूड ऑयल हो, इवन गोल्ड फॉर दैट मैटर, तो इन एल्यूमिनियम में भी हमने देखा है कि काफी जबरदस्त तेजी है। तो ये जो एक माहौल है, एटलीस्ट इन कमोडिटीज में बाय साइड रहेगा, जिसपे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, उसमें भी हमें टाइमिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमने देखा है कि क्रूड ऑयल 6% ऊपर है लगभग, या इनफैक्ट 6% ज्यादा ऊपर है, गोल्ड जो है 2% ऊपर है। तो यहाँ जो ट्रेडर्स हैं खास करके, उन्हें टाइमिंग करना बहुत जरूरी है, और एक रिट्रेसमेंट आए, एक करेक्शन आए तो ही एंटर करें। तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है जो सुगंधा जी ने भी बताया कि वो काफी जरूरी है। लेकिन जहां तक ट्रेंड का सवाल है, वो अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहने की उम्मीद है कुछ और समय तक, जब तक ये पूरी तरह से न्यूज़ डाइजेस्ट होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी स्टीप करेक्शंस आती है, क्रूड में हो या फिर गोल्ड में हो, वहां पर बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। प्योरली शॉर्ट टर्म के हिसाब से 51,100 से 51,200 के करीब अगर गोल्ड मिलता है तो मेरे हिसाब से अच्छी बाई पोजीशन बनेगी, और हम नए हाइज देख पाएंगे 51,800 से 51,900 के करीब के। ओके, चलिए क्रूड की अगर बात करें सुगंधा जी, तो आपको क्या लग रहा है, कौन से लेवल अब अगर आपको लग रहा है मीडियम टर्म में जो जिस तरह का संकट है, ऐसे में क्या जा सकता है? $120-125 तक भी ब्रेंट जा सकता है, आपका अनुमान क्या कहता है? दुश्मन, मैंने इनफैक्ट आपके शो पे पहले भी मेंटेन किया है कि मुझे क्रूड ऑयल के प्राइसेस 110 पर बैरल तक जाते हुए दिख रहे हैं। सो मैं 125 तक के लेवल्स को रूल आउट करूंगी, बिकॉज यूएस डजंट वांट हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, बिकॉज इससे इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द राइजिंग एनर्जी कॉस्ट। और यूएस में इस साल मिड टर्म इलेक्शंस है, सो यूएस वुड लाइक टू सप्रेस क्रूड ऑयल प्राइसेस। और अभी मुझे लगता है वहां से चाइना की साइड से और यूएस की साइड से भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से ऑयल रिलीज हो सकता है, जिससे प्राइसेस पे कुछ हद तक प्रेशर हाई लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। बट नियर टर्म में ये टेंशन जो बनी हुई है, और रशिया इज अ की प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, इससे डेफिनेटली अभी नियर टर्म में सेंटिमेंट्स पॉजिटिव ही रहेंगे। और अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट में, मैंने ऑलरेडी मेंटेन किया, डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करूं तो मुझे लगता है 7700 से 7750 तक के लेवल्स नियर टर्म में ही देखने को मिल सकते हैं। सो अभी नियर टर्म में जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो प्राइसेस को काफी हद तक ड्राइव करते रहेंगे, और जो भी डिप्स मिलते हैं मुझे लगता है वहां पर बाइंग करके चलें। डिमांड भी ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि वंदना हरी जी ने भी मेंटेन किया। जो कोविड से हम रिकवरी आते हुए देखे हैं, उसकी वजह से ट्रैवल जो है प्री पैंडेमिक लेवल्स तक वापस आता जा रहा है, और डिमांड की एक्सपेक्टेशंस इस साल के एंड तक भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। सो सारे फैक्टर्स अभी क्रूड ऑयल के लिए सपोर्टिव है। कुछ भी डिप्स मिलते हैं प्राइसेस में तो बाइंग करके चलें, बट यस, कॉशियस रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आते हुए देख रहे हैं। सो कर्टेल पोजिशन रखें, और इंट्राडे पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूँ स्ट्रिक्टली, 7250 से 7280 की रेंज में क्रूड ऑयल में बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 7150, और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे इनिशियली 7380, और आने वाले दिनों में जैसा मैंने मेंटेन किया 7700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं क्रूड ऑयल। 100 भी आने वाले समय में लग रहा है सुगंधा जी को कि देखने को मिल सकते हैं। जो इमीडिएट टारगेट ये दे रही हैं 7350 रुपए का दे रही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस को लेकर। नेचुरल गैस में भी आज जबरदस्त तेजी है। पूरे एमसीएक्स में अगर सबसे बड़ा गेनर कोई है वो है एमसीएक्स नेचुरल गैस। अमित जी, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में यहाँ से? जी देखिए, मोमेंटम यहाँ पर जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो यूएस नेचुरल गैस है, और ये पॉसिबल है कि क्योंकि यूरोपियन नेचुरल गैस प्राइसेस जो हैं पिछले दिनों में काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तो हो सकता है कि यूएस वहाँ पर अपने गैस एक्सपोर्ट करे, और इसके चलते यूएस गैस को
भी सपोर्ट मिल पा रहा है प्राइजेस को। शॉर्ट टर्म बेसिस ये ऐसा लगता है कि करीबन 10 से 11 रुपए की और तेजी करंट लेवल से हमें शाम तक देखने मिलेगी या 1 से 2 दिन के नजरिए से देखने मिल सकती है। तो मैं डिप बाइंग की एडवाइस दूंगा 360-61 के आसपास, और अपसाइड में 375 तक के स्तर हमें देखने मिल सकते हैं। जी, तो डिप में बाइंग की सलाह नेचुरल गैस को लेकर आपका आउटलुक क्या है सुगंधा जी? विश्वमोहन, मेरा भी स्लाइटली सिमिलर व्यू है, बिकॉज रशिया यूरोपियन यूनियन को ऑलमोस्ट 35% तक की गैस सप्लाई एक्सपोर्ट करता है। सो यहाँ जो अगर सैंक्शंस लग रही हैं रशिया के ऊपर, और जर्मनी ने भी नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को बैन कर दिया है अभी, उस पर सैंक्शंस इम्पोज कर दिए। सो ये सारे फैक्टर्स अभी सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं इसकी वजह से मार्केट में। मुझे लगता है अभी नियर टर्म आउटलुक सर्टेनली पॉजिटिव नजर आ रहा है। अगर हम लेवल्स की भी बात करें तो प्राइसेस ने 332 मार्क पर एक बहुत अच्छा बेस बनाया है। मुझे लगता है जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को रखें। आज इंट्राडे में प्राइसेस स्लाइटली कूल ऑफ होते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 357 to 355 बाइंग करके चल सकते हैं। 347 के स्टॉप लॉसेस रहेंगे और हमारे टारगेट्स रहेंगे 378 से 380 आने वाले दिनों में। सो 380 इज likely to act as a very strong hurdle on the high side. मुझे लगता है अभी नियर टर्म में प्राइसेस 380 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सो 380 तक के टारगेट्स के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लें। तो ये व्यू है नेचुरल गैस को लेकर। 385 का टारगेट लग रहा है कि नेचुरल गैस में भी जा सकता है, क्योंकि रूस से सप्लाई बंद होने की खबर भी आ रही है। अगर ऐसा होता है तो ये तेजी और बढ़ेगी। यूरोपियन गैस का फ्यूचर्स में तो जबरदस्त तेजी दिखी रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। यहाँ पर भी नए रिकॉर्ड लेवल लगातार बनते दिख रहे हैं। MCX एल्युमिनियम ने आज 270 का लेवल भी पार कर लिया। निकल की अगर बात करें तो यहाँ भी 2% से ज़्यादा की तेजी दिख रही है। अमित जी, क्या लग रहा है बेस मेटल्स में? अब यहाँ पर कोई खरीदारी का मौका आपको यहाँ से भी दिख रहा है? लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रीम बचा है और भी तेजी की उम्मीद है किसी मेटल में? जी देखिए, एल्यूमिनियम में हमने स्विंग्स बहुत बड़े देखे हैं, यानी वो जो उसका ट्रेंड है वो डिपेंडेंट है जो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर। लेकिन मैं ज्यादा कन्विंस निकल में हूं, क्योंकि इस सिचुएशन के पहले भी हमने निकल को तेजी करते हुए देखा था। मेरा मानना है कि जो पोजिशनल बायस है वो तेजी का है। निकल में 2040 से 2050 तक के लेवल हमें MCX पर देखने मिलेंगे। तो निकल मेरा एक्चुअली टॉप पिक होगा रिलेटिवली नेक्स्ट 1 से 2 महीनों के लिए, 2000 के ऊपर के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये व्यू है। निकल टॉपिक निकल कर आ रही है। सुगंधा जी, बेस मेटल्स में आपकी तरफ से टॉपिक क्या होगा ऐसे समय में जब लगातार अच्छी तेजी दिख रही है? घरेलू बाजार में तो कई सारे काउंटर रिकॉर्ड स्तरों के पास भी है। आप क्या सलाह देंगे? स्लाइटली मिक्स्ड ट्रेड नजर आता है मुझे बेस मेटल्स में। एक तरफ एल्यूमिनियम और निकल को रशिया जो सैंक्शंस इंपोज हो रही है और रशिया से जो डर बना हुआ है कि वहां से सप्लाई हर्ट हो सकती है, बिकॉज अगर हम रशिया देखें तो वर्ल्ड आउटपुट का ऑलमोस्ट 6% एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करता है और ऑलमोस्ट 7% निकल। सो यहाँ इन दोनों बेस मेटल्स में मुझे लगता है अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा बिकॉज ऑफ दीस जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स। बट वहीं अगर हम कॉपर में देखें तो मुझे लगता है प्राइसेस हाई लेवल पे कुछ हद तक प्रेशर फेस कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में भी हमने काफी तेजी आते हुए देखी है, और मार्केट में अगर ग्लोबल इक्विटीज में भी देखें तो रिस्क अवर्स सेंटिमेंट्स बने हुए। सो कॉपर में मैं सेलिंग की एडवाइस दूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 768। स्टॉप्स रहेंगे 774 ऑन द हाई साइड और डाउन साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 760। इसके साथ साथ एक और बड़ा मेजर फैक्टर है कॉपर में इन्वेंट्रीज जो पहले काफी ज्यादा कम हो रही थी, अब इन्वेंट्री स्लाइटली पाइल अप करना शुरू कर दी है। सो मुझे लगता है डिमांड भी कुछ हद तक कम हो रही है कॉपर में। सो ये फैक्टर कॉपर के लिए स्लाइटली नेगेटिव रहेगा। बट वहीं अगर हम एल्यूमिनियम में देखें तो मुझे लगता है अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। इवन प्राइसेस काफी ज्यादा स्ट्रेच नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में 13.5 ईयर हाईज पे ट्रेड करें तो थोड़ा सा प्राइसेस कूल ऑफ होते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 266 to 267 इसके आसपास बाइंग कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रहेंगे 264.50 और हाई साइड हमारे टारगेट्स रहेंगे 273। सो एल्यूमिनियम में बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी, बट वहीं कॉपर में सेल की रिकमेंडेशन। कॉपर सेल करके जाएं और एल्युमिनियम बाई करके जा सकते हैं। चलिए अब एनर्जी मार्केट का रुख वापस से कर लेते हैं। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी है, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट। सर, आप क्या सेंस कर रहे हैं जो जिस तरह के मौजूदा माहौल बन रहे हैं, क्या लग रहा है आगे किस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कच्चे तेल पर? नहीं, जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, अब एक बात तो तय हो गई कि रशिया के खिलाफ जो है पश्चिम देशों की तरफ से फुल फ्लेजेड सैंक्शंस लगेंगे, अर्थात कुल मिलाकर के जो पूरी अर्थव्यवस्था है दुनिया की वो उससे प्रभावित होगी, क्योंकि रशिया जो है दुनिया का जो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, दुनिया का
12.6% जो तेल का उत्पादन है वो रूस में होता है, और सऊदी अरब में भी 12.6 ही होता है। लगभग सऊदी अरब रूस बराबर के उत्पादन होता है यहाँ से तेल का। अगर सैंक्शंस लगती हैं और उनमें तेल भी शामिल कर लिया जाता है, अर्थात तेल का निर्यात रूस से जो है उस पर प्रतिबंध लग जाते हैं, तो जाहिर है फिर कीमतें कहीं भी जा सकती हैं। और अभी ये देखना होगा, इसका इंतजार करना होगा कि भाई क्या ये जो पश्चिम के देश जो सैंक्शंस लगाते हैं उसको उसमें से तेल को एग्जेम्प्ट किया जाता है क्या, क्योंकि अगर तेल को एग्जेम्प्ट नहीं किया जाता तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो परेशानी में आ जाएगी और तेल की कीमत लगभग $125 पर बैरल तो आराम से पहुंच जाएगी। तो ये बड़ी परेशानी का विषय है और आने वाले समय में देखना होगा कि ये युद्ध जो है क्या वो लेता है। लेकिन इतना तय है, सैंक्शंस उसके खिलाफ लगेंगी और उससे तेल की जो कीमत है बड़ी परेशानी में आने वाली है। ओके यानी अगर संकट ये बढ़ता है, प्रतिबंध ज़्यादा लगते हैं, अगर ऑयल पे भी, एनर्जी मार्केट पर भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से, डेफिनेटली इसका असर आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा दिख सकता है। शुक्रिया तनेजा जी, वक्त कम है, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और एनर्जी मार्केट के बारे में समझाया। चलिए अब आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की, जहां पर भी यूक्रेन और रूस संकट का काफ़ी ज़्यादा असर दिख रहा है। दो ऐसे काउंटर्स हैं, वो है कॉर्न और व्हीट, गेहूं और मक्के की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी दिख रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मक्के और गेहूं के अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो ग्लोबल कॉर्न ट्रेड में रूस और यूक्रेन का 19% तक योगदान है, वहीं गेहूं के कुल ग्लोबल ट्रेड में 26% से ज्यादा का योगदान है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इंद्रजीत पॉल हैं, ओरिगो ई मंडी के। सर, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। सर, क्या लग रहा है, किस तरह के आउटलुक अब यहां से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि यहां से और भी तेजी आ सकती है कॉर्न प्राइसेस में और गेहूं के प्राइसेस में? नमस्कार विश्व मोहन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्राइसेस जो है, जैसे अभी यूक्रेन रशिया ने वॉर डिक्लेयर किया हुआ है और उसके बाद जो हम प्राइसेस पे देखे हुए हैं, जैसे सीबॉट व्हीट प्राइसेस जो है अराउंड 16% हायर चल रहा है वीक ऑन वीक बेसिस पे, जो कि अराउंड 934 सेंट्स पर बुशल टच कर गए हैं हाई पे। और अगर मक्के की बात करते हैं तो सीबॉट पे अराउंड 735 सेंट्स पर बुशल के आसपास हाई पहुंचने वाले हैं जल्दी। तो कुल मिला के यही है कि जो फूड इन्फ्लेशन है, जो कि FAO का डेटा के हिसाब से अराउंड 19% हायर थे जनवरी के महीने में, वो और भी बढ़ेंगे क्योंकि जो व्हीट और कॉर्न के प्राइस है इनके इम्पैक्ट उस पर भी गिरेंगे। और जैसे हम देख रहे हैं कि रशिया और कॉर्न, इन दोनों का जो टोटल शेयर है कॉर्न मार्केट में, ये अराउंड 19% है, जिसमें यूक्रेन का शेयर ज्यादा है। यूक्रेन का अराउंड 12% शेयर है एक्सपोर्ट मार्केट में कॉर्न के। और व्हीट में भी सिमिलरली दोनों के जो शेयर है यूक्रेन और रशिया के 29% है, जिसमें रशिया के शेयर थोड़े ज्यादा है अराउंड 17% और यूक्रेन के अराउंड 12% है। तो अगर ये वॉर और एस्केलेट होता है और थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म में चलता है तो फिर जो भी इंपोर्टर्स है व्हीट और कॉर्न के, वो फिर दूसरे कंट्रीज में, दूसरे ओरिजिन कंट्रीज में मूव होते दिखे जाएंगे। जो ट्रेड फ्लो है दूसरे कंट्रीज में मूव होंगे। जैसे कि मेजर जो इंपोर्टिंग नेशंस है यूक्रेन और रशिया से, ये ज्यादातर मिडिल ईस्टर्न नेशंस है और ईस्ट एशिया है और साउथ ईस्ट एशिया है। तो अगर हम उसमें बात करते हैं तो जैसे कॉर्न के मार्केट में अगर ऐसा वॉर एस्केलेट होता है यूक्रेन से, कॉर्न का एक्सपोर्ट थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं, तो ये जो एक्सपोर्ट है ये हम अर्जेंटीना से आते हुए देखेंगे। और कुछ बेनिफिट हम यूएस में भी मिल सकता है और इंडिया के मार्केट में भी कुछ एक्सपोर्ट डिमांड और बढ़ सकते हैं कॉर्न पे, क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जैसे वियतनाम, वाला मेरा ये होगा, अगर घरेलू जो फार्मर्स होंगे, ट्रेडर होंगे, स्टॉकिस्ट होंगे, जिनके पास गेहूं या मक्का है, उनको क्या करना चाहिए? क्या मौजूदा जो तेजी आई है, क्या हम बेच लें? मुनाफा वसूलने का सही समय है ये? और थोड़ा टाइम वेट कर सकते हैं, क्योंकि जो घरेलू मार्केट में भी है ये जो तेजी है ये भी कंटिन्यू रहेंगे। गिवन जो एक्सपोर्ट डिमांड है ये इधर से और तेज होने वाले हैं। और जैसे कि मक्के में अभी का जो स्थिति है, थोड़ा बहुत लीन सीजन है क्योंकि नया फसल आने में भी थोड़ा टाइम है, तो ये जो तेजी है ये बरकरार रहेंगे। इवन दो अगर अप्रैल महीने में भी हम नया क्रॉप देखते हैं कॉर्न के, तो उसमें भी ज्यादा मंदा होने का हमें नहीं दिख रहा है, गिवन द सर्जिंग डिमांड्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया।
और गेहूं में भी सिमिलर हम देख रहे हैं, तो तेजी है वो बरकरार रहेंगे आगे चल के। इंद्रजीत जी को लग रहा है तो आप होल्ड भी कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ पार्शियल प्रॉफिट अगर बुक करना चाहते हैं तो बुक भी कर सकते हैं, नहीं तो आप होल्ड करें, आगे भी तेजी की ही उम्मीद लग रही है। शुक्रिया पॉल साहब, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते कुछ और एग्री काउंटर्स की। ग्वार की बात सबसे पहले होगी। ग्वार में भी जबरदस्त बिकवाली हो रही है। ग्वार गम की डिमांड रूस से कम होने की आशंका लग रही है। ऐसे में ग्वार में क्या करना चाहिए, किस तरह की रणनीति बनाए अमित जी? जी देखिए, बिकवाली करके चलना चाहिए अभी भी। मेरा मानना है एक हल्का सा शॉर्ट कवरिंग मूव 5900 तक देखने मिलेगा, लेकिन वहां पर बिकवाली करके चल सकते हैं 5650 के लिए, और ये लक्ष्य जो है ये 2 से 3 दिनों में हासिल होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अली करने की ही सलाह दी जा रही है। और ग्वार सीड का जो कॉल है उनका, वो पहले आपको बता देता हूं, 5900 के लेवल पे बेचने की सलाह है। 5650 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगा ले 6050 का। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और काउंटर्स की, वो है करेंसी मार्केट की। करेंसी मार्केट का इस पर क्या असर होगा? सुगंधा जी, आपको क्या लग रहा है करेंसी मार्केट में क्या रुपया और कमजोर यहां से होगा? क्योंकि इक्विटी मार्केट में बिकवाली आ रही है, एफआईआईज की तरफ से भी बिकवाली लगातार देखी जा रही है। ऐसे में आप करेंसी मार्केट पर आपका व्यू क्या है? विश्वमान, अगर देखें तो करेंसी मार्केट में हमने ऑलरेडी आज यूपी में काफी सिग्निफिकेंट डेप्रिसिएशन आने देखी है। मुझे लगता है ये माहौल कंटिन्यू रहेगा। डॉलर इंडेक्स में भी स्ट्रॉन्ग अपसाइड है, क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी स्ट्रॉन्ग गेन्स बने हुए हैं, और इक्विटीज में भी सिग्निफिकेंट आउटफ्लोज देखने को मिले। सो ये सारे फैक्टर्स यूएसडी आईएनआर पेयर के लिए काफी सपोर्टिव है। तो मुझे लगता है अगर हमें डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 75.25, यूएसडी आईएनआर पेयर में बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉसेस रहेंगे 74.90 ऑन द डाउन साइड, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 75.80 फर्स्ट, देन 76 लेवल्स एज वेल इन कमिंग डेज। सो स्लाइटली कूल ऑफ होने की उम्मीद करें, बट बाय की ही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें ऑन स्लाइड डिप्स। और चलिए, तो ये व्यू है करेंसी मार्केट को। लेकिन एक अपडेट आपको दे दूं कि यूक्रेन के एयरबेस को नष्ट कर दिया गया है। ये खबर अभी अभी आ रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए है कि यूक्रेन के रसिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से ये खबर आ रही है। शुक्रिया सुगंधा जी आपका, अमित जी आपका, आपने वक्त निकाला और पूरे कमोडिटी मार्केट का आउटलुक समझाया कि मौजूदा माहौल में आपको कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। तो चलिए कमोडिटी नाउ को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।